नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं जॉर्ज विलियम हेड्रिक हीगल के संबंध में। हीगल प्रमुख रूप से आदर्शवादी विचारक हैं और आदर्शवाद का चरम रूप हमें हीगल के दर्शन में ही मिलता है। इसीलिए हीगल के राजनीतिक दर्शन को यदि हमें सही रूप से समझना है तो हमें आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों और राज्य की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, इसके संबंध में मेरे द्वारा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो बनाया जा चुका है, जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ हम संक्षिप्त रूप से आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों को देख लेते हैं। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, साथ ही राज्य स्वयं में साध्य है, क्योंकि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है, अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में ही निहित है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है और राज्य का विरोध करने का व्यक्ति को भी अधिकार प्राप्त नहीं है। हीगल के जीवन परिचय की यदि बात करें तो हीगल का जन्म जर्मनी के एक नगर स्टुटगार्ट में सन 1770 ईस्वी में हुआ था। एक उच्च राज्य कर्मचारी का पुत्र होने के कारण हीगल का पालन पोषण और शिक्षा व्यवस्थित ढंग से ही हुई। अपने अध्ययन काल में ही उन पर यूनानी दार्शनिकों के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। जब वे विद्यार्थी थे तभी फ्रांस में राज्य क्रांति हुई और उससे भी वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। रूस के दर्शन का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने ईसा मसीह का जीवन चरित्र लिखकर ईसाई धर्म की नैतिक असत्यताओं का उल्लेख भी किया। 1793 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक पदों पर काम किया। न्यूरम्बर्ग के एक स्कूल में प्रधान अध्यापक के पद पर रहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने ग्रंथ साइंस ऑफ लॉजिक को पूर्ण किया और इस ग्रंथ के प्रकाशन के साथ ही उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और एक महान दार्शनिकों के रूप में उन्हें गिना जाने लगा। फलस्वरूप 1816 में उनकी हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हो गई। यहाँ उन्होंने 1818 में अपना प्रसिद्ध और विशाल ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस लिखा, जिससे उनकी ख्याति को और अधिक बढ़ा दिया। इसीलिए उन्हें विश्व प्रसिद्ध बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मिली। इस स्थिति में उन्होंने बहुत प्रतिष्ठित और ख्यातिपूर्ण दार्शनिक जीवन को व्यतीत किया। बाद में वे इसी विश्वविद्यालय के प्रधान बन गए। उनके ग्रंथों फिलॉसफी ऑफ राइट और फिलॉसफी और हिस्ट्री के आधार पर उन्होंने एशिया के निरंकुश राजतंत्र का दार्शनिक आधार पर उग्र समर्थन किया और 61 वर्ष की आयु में उनका आकस्मिक देहावसान हो गया। हीगल की विभिन्न रचनाओं पर बात करें तो फिलॉसफी ऑफ लॉ और फिलॉसफी ऑफ राइट, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, साइंस ऑफ लॉजिक, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे हीगल द्वारा बताई गई द्वंद्वात्मक प्रणाली के संबंध में। जैसा कि सेबाइन का विचार भी है कि हीगल की राजनीतिक विचारधारा का महत्व दो बिंदुओं पर केंद्रित है और वे हैं द्वंद्वात्मक प्रणाली और राष्ट्रीय राज्य का आदर्श स्वरूप। हीगल के अनुसार मानवीय सभ्यता की प्रगति या विकास कभी भी एक सीधी रेखा के समान नहीं होता है। उनका मानना है कि मानव सभ्यता भी अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई आगे बढ़ती है। राज्य एक जड़ वस्तु न होकर एक विकसित संस्था है, इसीलिए इसका विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। विकास की इस प्रक्रिया में निम्न कोटि की वस्तुएं उच्च कोटि की वस्तुओं में विकसित होकर पूर्णता प्राप्त करती हैं और उनकी निम्नता नष्ट न होकर उच्चता ग्रहण कर लेती है। विकसित होने के पश्चात कोई भी वस्तु वह नहीं रहती जो पहले थी, वरन वह कुछ आगे बढ़कर उच्च हो जाती है। इसी विकासवादी प्रक्रिया को हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया है। हीगल ने इस द्वंद्वात्मक पद्धति को विचारों के क्षेत्र में लागू किया। वे कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक रूपवाद होता है। विकासवाद के अनुसार वह बढ़ता है और इसका विकसित रूप कालांतर में उसके मौलिक रूप से बिल्कुल विपरीत हो जाता है और इस विपरीत रूप को प्रतिवाद कहते हैं। ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार यह मौलिक रूप तथा विपरीत रूप आपस में मिल जाते हैं और इन दोनों के मेल से उस वस्तु का एक नया समन्वित रूप संवाद बन जाता है।
समन्वित रूप अर्थात संवाद थोड़े दिनों में फिर मौलिक रूप ग्रहण कर लेता है और इसी प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर हीगल समाज और राज्य के विकास का अध्ययन करते हैं। वे मानते हैं कि यूनानी राज्यवाद थे, धर्म राज्य उनके प्रतिवाद और राष्ट्रीय राज्य उनका एक संवाद होगा। कला, धर्म और दर्शन को भी वे इसी प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद मानते हैं। हीगल के अनुसार द्वंद्व की इसी पद्धति से विश्व के सभी विचार विकसित होते हैं। हीगल की इस द्वंद्वात्मक पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि ये स्वतः प्रेरित और स्वतः संचालित स्थिति है और इसी आधार पर यह निरंतर प्रगतिगामी है। द्वंद्वात्मक पद्धति प्रगति के व्यवस्थित विचार से संबंधित है। इस संबंध में हीगल का विचार था कि मानव प्रगति को निर्धारित करने वाला तत्व विश्वात्मा का विवेक है और यह विवेकपूर्ण विश्वात्मा अपने विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं को धारण करती है और लक्ष्य सिद्धि तक उसे निरंतर आगे बढ़ाती है और यह व्यवस्थित मानव प्रगति द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही संभव है। हीगल की यह भी मान्यता है कि प्रगति या विकास दो परस्पर विरोधी वस्तुओं या शक्तियों में द्वंद्व और संघर्ष का परिणाम है। इस प्रकार संघर्ष ही विकास का माध्यम है। संघर्ष की प्रक्रिया ही पहले वाद, प्रतिवाद और उसके उपरांत संवाद को जन्म देती है, जिसमें दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं और जो वाद और प्रतिवाद से उच्चतर स्थिति का प्रतीक है। मानते हैं कि संघर्ष की समस्त प्रक्रिया में विचार को ही प्रमुख स्थिति प्राप्त होती है। विचार ही पदार्थ को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। इसी आधार पर कुछ लेखकों ने हीगल के द्वंद्ववाद को आध्यात्मिक द्वंद्ववाद का नाम भी दिया है। इस प्रकार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से हमें पता चलता है कि हीगल के अनुसार सामाजिक प्रगति विरोधी तत्वों के माध्यम से होती है। ये विरोधी तत्व आपस में टकराते हैं और उनके टकराव से एक नए विचार का जन्म होता है, जिसमें सहयोगी और विरोधी दोनों ही प्रकार के तत्वों का सम्मिश्रण होता है और वह उनसे बढ़कर स्थिति में होता है। इस प्रकार प्रगति की यह प्रक्रिया आदर्शों की प्राप्ति तक लगातार चलती है और सामाजिक विकास की गति निरंतर नए लक्ष्यों की ओर बढ़ती है। हीगल की इस द्वंद्वात्मक पद्धति की विभिन्न आलोचकों द्वारा आलोचना भी की गई। यह माना गया कि हीगल ने इस पद्धति को बहुत ही मनमाने ढंग से अपनाया है और ऐसे तत्वों पर भी लागू करने की चेष्टा की जिन पर इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए यह संपूर्ण विश्व इतिहास को 3 युगों में विभाजित करता है: पूर्वी युग, यूनानी तथा रोमन युग और जर्मन युग। इन तीनों युगों के अतिरिक्त वह विश्व इतिहास में अन्य किसी युग को महत्वपूर्ण नहीं मानता। आलोचकों का मानना है यह स्थिति भ्रांतिपूर्ण है। यह पद्धति हमें वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं कराकर भ्रांतियों में उलझा देती है। दूसरा, इस पद्धति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के बीच विरोध की निराधार और अनावश्यक कल्पना की गई है। आलोचकों का मानना है कि हीगल ने जहाँ भी स्पष्ट रूप से विरोध को देखा है वहाँ तुरंत उन्होंने द्वंद्वात्मक विरोध की कल्पना करके वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति की स्थापना की है। साथ ही इस पद्धति में वैज्ञानिकता का भी नितांत अभाव है। पद्धति को मनमाने रूप में अपनाते हुए वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थितियाँ पैदा करके किसी भी व्यवस्था को बुरी और व्यवस्था या अच्छी व्यवस्था सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस पद्धति का प्रयोग करके स्वयं हीगल ने प्रशिया के निरंकुश राजतंत्र को विश्व की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था सिद्ध किया था। हालांकि विभिन्न दोषों के होते हुए भी हीगल द्वारा प्रतिपादित ये द्वंद्वात्मक पद्धति की अपनी बहुत उपयोगिता है, क्योंकि ये वस्तुओं के स्वरूप को स्पष्ट करने में सहायक है। कि विरोधी तत्वों को जाने बिना हम सत्य को ठीक नहीं पहचान पाते। जीवन संघर्ष है और इन विरोधों तथा संघर्षों में समन्वय का कितना महत्व है, हीगल का द्वंद्ववाद इसी सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति या सिद्धांत के अनुसार ही हीगल ने विश्व इतिहास की विभिन्न घटनाओं को एक विकास के क्रम में जोड़कर विकास के एक अनवरत क्रम की बात कही। उनके अनुसार इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाएं विश्वात्मा के निरंतर विकास के अभिव्यक्त रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हीगल कहते हैं कि विश्वात्मा इतिहास में अपने विकास के लिए विभिन्न रूप ग्रहण करती है। द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार इसके प्रत्येक अगले रूप में पिछला रूप भी विद्यमान रहता है। इस प्रकार इसके विकास में एक मौलिक एकता और अनवरतता बनी रहती है। पद्धति के अनुसार पुरानी व्यवस्था की अच्छी बातें नई व्यवस्था के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इस तरह विश्वात्मा की पूर्णता प्राप्त करने की यात्रा निरंतर जारी रहती है।
द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार हीगल विश्वात्मा के विकास को 3 स्थितियों में विभाजित करता है। पहली स्थिति पूर्वी देशों की थी, दूसरी यूनानी और रोमन राज्यों की थी और तृतीय जर्मन राज्य के उत्थान की स्थिति होगी। इसका मानना है कि विश्वात्मा के विकास का प्रारंभ चीन से होता है। यहाँ पर विश्वात्मा अपने स्थूलतम रूप में थी क्योंकि वहाँ का सारा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन एक ही व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित था। लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वहाँ से विश्वात्मा अपने विकास की यात्रा में भारत की ओर उन्मुख हुई, जहाँ पर राजा और ब्राह्मण मिलकर शासन का संचालन करने लगे। जनता इनके द्वारा किए गए शोषण के सम्मुख असहाय थी। इसके पश्चात विश्वात्मा अपने विकास के क्रम में यूरोप और रोम पहुंची। इस अवस्था में जनता ने अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंकुश राजाओं से संघर्ष किया। फलस्वरूप उसके कुछ स्वतंत्रताएं भी प्राप्त हुई, लेकिन ये स्वतंत्रता आत्मिक नहीं थी अपितु राजनीतिक थी। इसी वजह से निरंकुश राजतंत्र वैधानिक राजतंत्रों में बदल गए। इस विकास के पश्चात विश्व आत्मा का अंतिम विकास जर्मन राज्य में होगा, जिसमें सभी को आत्मिक उत्थान की पूर्णता प्राप्त होगी तथा शासन एवं जनता के बीच में विद्यमान अब तक की खाई पड़ जाएगी और दोनों के हित और उद्देश्य एकीकृत हो जाएंगे। इसीलिए हीगल विश्वात्मा के विकास के क्रम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि प्रशिया अर्थात जर्मनी शीघ्र ही एक प्रबल शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित होगा और वह यूरोप के समूचे महाद्वीप का अधीश्वर बन जाएगा। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने हीगल के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, उनके द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक पद्धति एवं उसी के आधार पर उनकी इतिहास की दार्शनिक व्याख्या के संबंध में बात की। अपने आगे आने वाले वीडियो में हम हीगल द्वारा प्रतिपादित राज्य के सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।